अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बलूचिस्तान की तारीख़ के हवाले से बात करेंगे कि बलूचिस्तान का DNA आखिर है क्या है, कि वहाँ पर जो मुसलसल स्टेबिलिटी हम देखते हुए आ रही हैं, क्या माजी के अंदर भी बलूचिस्तान ऐसे ही गैर मुस्तहकम हुआ करता था, या तक़सीम हिंद से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, या सिर्फ अभी मौजूदा केस के अंदर ही आपको मिल रहा है। और इंडियन जो असर रसूख है वो बलूचिस्तान में किस हद तक रासिख हो चुका है, तो इन दो पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान की वफाकी मरकज़ी क़यादत की बलूचिस्तान को पॉलिसी लेकर वो क्या थी, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, और इन तमाम सूरत हाल के आज के इस वीडियो में हमने बात करनी है। तो बलूचिस्तान की तारीख़ के हवाले से बात करते हैं बिना किसी तमहीद के। तो नाज़रीन, आपको ये याद होना चाहिए कि तक़सीम हिंद से पहले मामला कुछ ऐसे था कि जो फिर भी जो पाकिस्तान की जो पंजाब है, पाकिस्तान के जो सिंध का एरिया है, ये खैबर पख्तूनख्वा के जो एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ को आप एक ए कैटेगरी के अंदर शुमार किया करते थे, आप ए एरिया कह देते थे, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों का भी मैकेनिज़्म आपको मुकम्मल तौर के पर मिला करता था, जहाँ पर उनका एक आर्मी का सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पर उनका पुलिस का सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पर महकमे माल हुआ करता था, जहाँ पर टैक्स कलेक्शन वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं वो हुआ करती थी। बलूचिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं थी। बलूचिस्तान मैं अभी की बात कर रहा हूँ, उस टाइम तो ज़ाहिर बलूचिस्तान का वजूद नहीं था, लेकिन अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैं बलूचिस्तान का नाम ले रहा हूँ। तो बलूचिस्तान के अंदर जो एरियाज़ थे, जिनमें आप ये कह लें कि ज़ियारत और कोयटा, ये ऐसे इलाके थे, ये फिर भी जो ब्रिटिश एम्पायर थे उनके कंट्रोल में थे। यहाँ पर तमाम इदारे उसी तरह एक्टिव थे जैसे दीगर एरियाज़ के अंदर थे। मगर फिर चूँकि तक़सीम हिंद के बाद इस तरफ पाकिस्तान बन गया, उस तरफ इंडिया हो गया, तो ये जो आज़ाद रियासत थी, उससे पहले तक़सीम हिंद से पहले बलूचिस्तान में था क्या, बलूचिस्तान में हर एरिया के अंदर एक सरदार की अपनी एक आर्मी थी, उसने एक अपनी एक रियासत बनाई हुई थी, वो बिल्कुल आज़ादाना तौर के पर रियासत बनाई हुई थी। जो वहाँ की उसकी आर्मी थी, वो वहाँ के जराइम को, वहाँ के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो तमाम उन चीज़ों को देखा करते थे कि अगर कोई जराइम पेशा जो लोग हैं उन्हें कानून के कटहरे में लाना, तमाम चीज़ें करना, और वडेरा ही सरदार ही उनका स्याह सफ़ेद का मालिक हुआ करता था। लेकिन इन एरियाज़ को निकाल कर, कोयटा वाले एरियाज़ को निकाल कर और ज़ियारत वाले एरिया को निकाल कर, ये नहीं, बाकी बलूचिस्तान के अंदर जितने भी जो एरियाज़ थे वहाँ पर हर सरदार की अपनी एक आर्मी थी और हर सरदार की अपनी एक सल्तनत आप कह लें या रियासत कह लें। मगर फिर उसके बाद हुआ क्या, कायद-ए-आज़म ने इन तमाम जो सरदार थे इनसे जाकर गुफ्तगू की, इनसे जाकर बैठे, इन्हें कहा कि आप पाकिस्तान में, इनको बाकायदा तौर की दावत दी जाती है कि आप पाकिस्तान में आके मर्ज हो जाएँ, तो हम आपकी तमाम चीज़ों का जो ख्याल है वो रखेंगे, लेकिन ये टोटल जो ज़िम्मेदारी है ये आप ही की है। यानी अगर आप ये चाहेंगे तो फिर हम कर लेंगे, अगर आप इस बात के ऊपर एग्री नहीं है, यानी आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप दिल से इस फैसले को लेते हैं, तो यकीनन आपको हम पाकिस्तान के साथ मर्ज कर सकते हैं। अच्छा, तमाम जो सरदार थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाते हैं। फिर वहाँ पर एक जो बुनियादी मसला ये खड़ा हो गया कि ये जो इतनी बड़ी तादाद में हर सरदार की अपनी एक आर्मी थी, इन्हें कहाँ पर एडजस्ट करना है, ये बड़ी टेंशन बन गई, क्योंकि नेशनल आर्मी में उनको इसलिए शामिल नहीं कर सकते थे कि वहाँ की जो हर सरदार की अपनी एक आर्मी थी, एजिस का बहुत बड़ा फैक्टर था, फिर उन लोगों की उस तरह से ट्रेनिंग नहीं थी जैसा कि नेशनल आर्मी की थी। तो फिर तय ये पाया कि इन्हें लेविस फोर्स का जो नाम है ये दे दिया जाए, ताकि ये अपने सूबे के अंदर रहें और अपने शहरों के अंदर ही अमन व अमान की जो फ़ज़ा है उसे बरकरार रखें, उसी तरह काम करें। और फिर इसमें होगा क्या कि वफाक जो है वो पैसा दे दिया करेगा सरदारों को। किसको? सरदारों को पैसा दे दिया करेगा, चूँकि सरदार ही फिर लेविस फोर्स के उनकी सैलरीज, उनका रहन सहन और अपने इलाके के अंदर जो भी तरक्की याफ्ता जो काम है वो सरदार करते रहेंगे। अब ये एक बड़े लंबे टाइम तक यही मामला जो है वो चलता रहा, वफाक सरदारों को पैसा देता रहा, सरदार जो है वो आगे अपना जो निज़ाम अमूर है वो उसको चलाते रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिर बदकिस्मती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी जब टेन्योर आता है, एक ऑपरेशन होता है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का ऑपरेशन किया जाता है, उसमें वहाँ की जो हुकूमत है उससे भी वो हटाया जाता है, चीज़ें की जाती हैं, फिर मामला जो है वो बड़ी ख़राबी की तरफ जाते हैं। तो मुख्तसर करते हुए अगर आप डायरेक्टली मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर आ जाएँ, तो उसमें जिस तरह अकबर भुट्टो साहब को जो है वो मारा जाता है, उसके अंदर देखिए तय ये पाता है कि जब ये सरदारों वाला सिस्टम जब ख़त्म हुआ था ना, सरदारों यानी जब उनकी आर्मी थे, हर सरदार को उन्हें लेविस फोर्स का दर्जा दिया गया और हर सरदार को फिर अकोमोडेट भी किया गया। एक तो सरदार को इस तरह से अकोमोडेट किया गया कि वफाक आपको पैसे देगा और आपने अपने इलाके के ऊपर लगाना है। फिर एक और तरह से अकोमोडेट ये भी किया गया था कि आपको हम नेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी लेके आएंगे। यही वजह आप देखते हैं कि बड़े बड़े सरदार हैं वो सेनेटर्स बने, बड़े बड़े सरदार हैं वो गवर्नर बने, बड़े बड़े सरदार हैं वो CM बलूचिस्तान बने। तो यानी जितने भी सरदार थे या उनकी औलादें थीं
वही फ्रंट लाइन के ऊपर आई, उन्होंने किसी अपने निचले लोगों को नहीं आने दिया। अगर किसी ने आने दिया तो वो एक ही जमात थी और वो है वो JUI। उन्होंने एक आम या निचले तबके के जो लोग थे बलूचिस्तान के, उन्हें अभी एक सियासत के अंदर एक जगह दी है, मगर जो एक सरदार आप उसे कहना है सरदार थीम चल रहा है, उसके अंदर किसी भी आम शख्स की या मिडिल क्लास की उस तरह से वैल्यू नहीं है कि वो मेन स्ट्रीम सियासत में आ सके। अभी भी आप देख लें, सरदार अख्तर मेंगल साहब हो गए, अकबर भुट्टी साहब हुआ करते थे, या रिंद कबीला है वहाँ पर, बहुत भुट्टी कबीला मैंने आपको पहले बता दिया, ऐसे मुतादिद जो हैं वो वहाँ पर कबाइल हैं, और वही जो है वो सरदार भी बनते रहे और उन्हीं के गिर्द जो है वो सियासत घूमती रही, और अभी तक ऐसा ही तकरीबन हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि मुशर्रफ साहब का जो टेन्योर आता है और उसके अंदर फिर वो तमाम जो एक एपिसोड दोहराई जाती है अकबर भुट्टी साहब को जो हिट किया जाता है, उसमें भी ये कहा जाता है अकबर भुट्टी साहब जो है अब वो सुई के हवाले से मज़ीद पैसे मांग रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो मामला, वो ऑपरेशन ज़ाहिर नहीं होना चाहिए था, उससे बहुत सी चीज़ें मैनेज हो सकती थी। हमारा ये बड़ा खुलेआम और वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन बहरहाल ये हुआ। और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो फिर तब्दील हुई, यानी उसमें बहुत सारे ऐसे कबायली थे वो फिर चले गए, यानी कबाइल सरदार थे वो अफ़गानिस्तान जाकर उन्होंने पनाह ले ली, वहाँ पर पाकिस्तान की एंटी जो चीज़ें हैं वो करना शुरू हो गए। उसमें फिर कुछ वक्त आगे गुजरा, उन लोगों को इंगेज भी किया गया, यहाँ पर लाया भी गया, मगर फिर उनको जो है उनके साथ बेहतर तौर के पर ट्रीट नहीं किया जा सका। लेकिन बहरहाल ये तमाम जो बलूचिस्तान की जो मुख्तसर तारीख़ है ये बलूचिस्तान के अंदर हुआ। लेकिन अब ये जो सवाल आया है, अभी जो सवाल ये आया है कि ये पंजाबी खा गए हैं हमारे वसाइल, ये पंजाबी आर्मी खा गई है, ये जो सवाल है ये कहाँ से आया? तो मुशर्रफ साहब के टेन्योर के अंदर बहुत जहाँ पर चीज़ें गलत भी हुई, वहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई कि वफाक ने तैयार किया कि हमने बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जवान हैं, उन्हें तालीम भी देनी है। फिर बड़ी तेज़ी के साथ वफाक ने उसके ऊपर काम भी किया। जब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने का शौक़ रखते थे, वो यहाँ पर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, यहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जब उनके एडमिशन हुए, जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि यार इनके सूबे में तो ये आसाइशें भी हैं, ये भी सहूलियात हैं, लेकिन हमारे सूबे के अंदर तो नहीं है। तो जब उन्हीं स्टूडेंट्स ने जाकर अपने सरदारों से पूछा कि भाई वो वाले सूबे जो हैं, पंजाब है, दीगर हैं, वो तो इतने डेवलप हैं, तो ये हमारे सूबे के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो सरदारों ने अपनी जान तो छुड़ाई, ये नहीं बताया कि वफाक हमें पैसे देता था, हमने तो नहीं लगाए, हमने अगर लगाए हैं तो अपनी आल औलाद पर लगाए हैं, जो आज स्विट्ज़रलैंड में सेट हैं, जो आज दुबई में सेट हैं, जो आज इंग्लैंड में सेट हैं, जो आज अमेरिका में सेट हैं, ये बातें तो नहीं बताएं। लेकिन सरदारों ने ये कह दिया कि भाईजान ये पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट खा गई है, ये पंजाबी आर्मी खा गई है, ये पंजाबी खा गए, ठीक है। ये वो सवालात है, ये वो आप ये कह रहे हैं कि एक कौमियत के नाम के ऊपर या लिसानियत की बुनियाद के ऊपर जिस किस्म की नफ़रत अंगेज जो चीज़ें फैलाएगी, यानी जो सवाल आपने देने थे स्टूडेंट्स को वो आपने किसी और तरफ फेंक दिए। और ये जो तासुर आप अभी देखते हैं कि पंजाबियों को चुन चुन के मारा जाता है, हालांकि पंजाबी को आर्मी तो नहीं है, नेशनल आर्मी है। यहाँ पर आप अगर आदाद शुमार देखें तो बहुत बड़ी तादाद जो है आपको बलोच यहाँ पर मिलते हैं, बहुत बड़ी तादाद आपको सिंधियों की मिलती है, बहुत बड़ी तादाद आपको खैबर पख्तूनख्वा की मिलती है। इसी तरह पंजाब है, बाकी सूबों के बाकी जगहों के भी लोग हैं। तो ये तो नेशनल आर्मी है, ना कि किसी एक सूबे की आर्मी है। लेकिन बहरहाल ये वो सवाल था जो वडेरों ने ख़ुद से बचने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो फेंक दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा किसने उठाया? इसका फ़ायदा भारत ने उठाया। एक टाइम में मुशर्रफ साहब के टेन्योर से आने की पहली जो हमारी पॉलिसी थी उसमें यह था कि अगर भारत असर रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई करता था तो पाकिस्तान भी फिर उसका जवाब दिया करता था। पहल कहाँ से होती थी? भारत से ही होती थी। वो ज़ाहिर अपने स्लीपर सेल्स के ज़रिए एक्टिव होकर किया करते थे, तो पाकिस्तान भी इसी अंदाज में जो है वो जवाब दिया करता था। और खालिस्तान की जो तहरीक है ये एक वक्त में इतनी मुश्किलात पैदा कर दी गई थी भारत के अंदर कि लग ऐसे रहा था कि ये बिल्कुल अब वक्त आ गया कि अलहदा होने वाला। लेकिन जब मुशर्रफ साहब का टेन्योर आया तो मुशर्रफ साहब चूँकि लिबरल स्टाइल के थे, उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो जंग से निकल रहा हूँ और मैं भारत से जो है वो राज़ीनामा चाहता हूँ और मैं किसी भी किस्म की जो तमाम ऑपरेशंस हैं इनको सस्पेंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, आगे चलें, आगे बात करें। अब उसका एक नुकसान भी हुआ कि अगर आप ये काम कर रहे थे तो आपने भारत से भी तो अश्योरिटी लेनी थी कि वो भी अपने स्लीपर सेल्स को पाकिस्तान के अंदर ख़त्म करे, वो भी अपने असर रसूख को पाकिस्तान के अंदर बंद करे। लेकिन नहीं हुआ। उसका खुमियाजा क्या हुआ ये अदाद शुमार में अगर आपके सामने रखूँ कि BLA को सालाना 280 अरब रुपये जो है वो BLA को भारत देता है। क्या करने के लिए? रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। और ये वही नारा है
कि बलोची पंजाबी खा गए हैं, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ऐसी है, आपको अलग जो है वो बना लेना चाहिए। अब इसमें एक बलूचिस्तान की जो जोग्राफिया है उसको भी समझ लेना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान से मुराद ये है कि पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, आप आज़ाद कश्मीर और GB बल्तिस्तान में डाल रहे, ये तमाम एरियाज़ अलहदा हों और बलूचिस्तान एक अलहदा हो, यानी इतना बड़ा ज़मीनी लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। अब इसके अंदर आबादी उतनी ही महदूद है, इसमें तकरीबन 50 से 60% जो है वो पश्तून है और उसमें से 40% आपको बलोच मिलेंगे, ठीक है। अब उन बलोचों के अंदर भी BLA की जो तादाद आप देख लें तो वो 15, 20, 25 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये हालिया दिनों के अंदर आपको ये क्यों तासुर में रहा है कि बहुत बड़ी तादाद है? उसकी वजह ये है कि भारत जिस तरह से BLA को फ़ंड कर रहा है और जिस तरह से उनके सोशल मीडिया के ऊपर पैसा वसाइल अपने दे रहा है, तो चूँकि एक सोशल मीडिया वार भी है, तो इस सोशल मीडिया वार के अंदर ये तासुर ये दिया जा रहा है कि ये तो बहुत बड़ी जमीयत है, बहुत बड़ी आवाज़ है बलूचिस्तान की। वरना बलोच के अपने लोग बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम में चुप करके नौकरी करते हैं, नौकरी करके घर आके बस खाना पीना खाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ रिटायरमेंट के बाद बस आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इसके अंदर तो ये तो बड़ी मुख्तसर तादाद है जो जिसको फ़ंड कर रही है, फंड कर रही है, भारत फ़ंड कर रहा है। तो ये वो तमाम तरीके हैं और इसके अंदर हमने आपको ये बताया कि किस तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो पस मंज़र है और इस तरह से कैसे सरदारों ने ख़यानत की है। सरदारों से पूछा जाना चाहिए था कि आपके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली फ़रा अज़ीम उन्होंने बलूचिस्तान की असम्बली में खड़े होकर सवाल भी पूछा कि सरदार वडेरे बताएं जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक हुकूमत की है बलूचिस्तान के अंदर, उन्होंने कौन से सरकारी स्कूल का यहाँ पर क़याम किया, उन्होंने कितनी इंडस्ट्रियाँ लगा दी, आज उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आज उनके बच्चों को बाहर बाहर नेशनलिटी मिली हुई है, प्रोटोकॉल मिले हुए। तो आप बलोचियों का क्या कसूर है? हमने ये क्यों नहीं बताया कि सरदारों ने हमारे साथ क्या किया? लेकिन वहाँ पर सरदारों ने जो है वो एक अलहदा जो गेम है वो डाल दी। और इसमें आज भी आप देख लें, बड़े बड़े सरदार आप देख लें, कोई पाकिस्तान से अलहदा होने की बात नहीं करता। उनको भी पता है कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही नहीं है। अगर पूरे बलोच की आबादी भी निकाल दी जाए तो तकरीबन 40 से 50 लाख आबादी बनती है। 40 से 50 लाख आबादी वाले किधर जाएंगे? और इसमें मैं बता रहा हूँ कि BLA के 10 से 15 या 20 हज़ार लोग हैं, इसमें सारी नहीं बात करें, लेकिन मैं मफरूज़े के तौर पर कह रहा हूँ अगर 50 लाख लोग के हमें अलग मुल्क चाहिए, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है? क्या करेंगे? किसके साथ मिलेंगे? अफगानिस्तान के साथ मिलेंगे, ईरान के साथ मिलेंगे? दोनों का इनकार है। तो कहाँ जाएंगे और किस तरह से अपने लोगों को वसाइल देंगे, चीज़ें करेंगे? बहरहाल ये वो तमाम चीज़ें हैं आज की इस वीडियो में बताना मकसूद है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो काफ़ी हद तक मुफीद है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और एक बार फिर आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर किया करें क्योंकि हमें आपकी राय का इंतज़ार भी रहता है।